हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अम्ल के जो है रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण, लेकिन हम लोग अम्ल एवं क्षारक दोनों एक साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है आपके समझ में ना आए, एक साथ दो चीज़ें पढ़े तो हम लोग यहाँ पे क्षार को इग्नोर करेंगे और अम्ल के बारे में केवल पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखिए बच्चों, एक एक करके इनके 5 गुण हैं, पांचों गुण को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। क्या है? अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो फिर अगेन आई विल से दैट क्षारक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, केवल अम्ल के बारे में देखते हैं कि अम्ल जो है वो धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये रहा अम्ल, ठीक है, ये रहा आपका अम्ल। ये अम्ल जो है अभिक्रिया करेगा धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण, ठीक है ना, जिसको आप लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं? नमक। और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। हाइड्रोजन गैस मतलब H2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपके बुक में कोई इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए अम्ल की जगह पे आप लोग लिख लीजिए H2SO4 और धातु की जगह पे मान लेते हैं आप लोग लिख लीजिए लेट्स से जिंक लिख लीजिए। ओके, तो अब जब इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपको पता है जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से होगी तो एक मिलेगा हाइड्रोजन गैस, तो आप लोग यहाँ पे H2 लिख दीजिए अपने आप और ऊपर की तरफ 3 का निशान लगा दीजिएगा, जिससे पता चले कि वो H2 क्या है? गैस है। ओके बच्चों, तो अब जो अम्ल के पास आप लोग लिखे हैं H2SO4, उसका H2 तो निकल के यहाँ आ गया, अब वहाँ पे बच क्या गया है? केवल SO4। कोई बात नहीं। अब धातु लिए हैं आप लोग जिंक, तो जिंक और इस SO4 को मिला दीजिए, बन जाएगा जिंक सल्फेट। अब वो जो बचा हुआ चीज़ हुआ वो क्या हो गया आपका? लवण। तो बड़ा ही आसान है, ठीक है ना। जैसे जैसे बोला हूँ उसको कॉपी में लिखिए और लिख के, ठीक है, इसको यहाँ पे समझ लीजिए। तो ये आपकी एक रासायनिक गुण हो गया अम्ल का। क्या था अम्ल का जो पहला रासायनिक गुण? वो ये था कि जब अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे किसी भी धातु से तो क्या बनाएंगे? वो लवण और हाइड्रोजन गैस। ओके, अब चलते हैं दूसरे वाले गुण पे। तो दूसरा गुण ये रहा, धातु जो है वो उसकी अभिक्रिया कराएंगे कार्बोनेट के साथ और देखेंगे क्या होता है। फिर से धातु की अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और देखेंगे उसमें क्या हो रहा है। तो चलते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने। यहाँ पे देखिए, ये रहा अम्ल, यहाँ पे अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं धातु के कार्बोनेट के साथ। अब यहाँ पे कौन सा धातु है? ये है सोडियम, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो एक मिल रहा है आपका NaCl, ठीक है ना। अब इसकी बाद में बात करते हैं। यहाँ देखते हैं H2O यानी कि आपको मिल गया जल, दूसरा क्या मिल गया आपको? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब समझ ही रहे हैं यहाँ पे CO3 है तो CO2 मिलना ही था। चलिए, एक हो गया आपका जल, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो तीसरा बचा ना वो क्या हो गया? लवण, ठीक है ना। तो हमको ये पता चला कि अगर जो हम लोग अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे धातु के कार्बोनेट के साथ तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा लवण, फिर मिलेगा जल, फिर मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, सो तीसरे वाले रासायनिक गुण पे चलते हैं। तीसरा वाला गुण था कि हम धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। अब धातु का बाइकार्बोनेट क्या होता है? देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे H लग गया ना तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। तो यानी कि वो सोडियम कार्बोनेट था और यहाँ पे H लग गया तो ये हो गया सोडियम का बाइकार्बोनेट। इसके साथ हम अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है? तो देखते हैं बच्चों, हमको सेम चीज़ मिल रहा है, जो कार्बोनेट के साथ मिल रहा था वही चीज़ बाइकार्बोनेट के साथ मिल रहा है। तो याद करने के लिए बड़ा ही आसान हो गया, आप कार्बोनेट का याद कर लीजिएगा और वही लिख दीजिएगा बाइकार्बोनेट में भी। तो क्या लिखेंगे? जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हमको लवण, साथ में जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो ये धातु के कह रहे हैं, सॉरी, अम्ल के ये हो गए 3 गुण। सो लेट्स गो टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ये देखिए आपका, ये है कि जब हम अम्ल एवं क्षारक की आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। यानी अगर जो अम्ल की अभिक्रिया हम क्षार से ही कर दें तो क्या होगा। तो बच्चों देखते हैं इसका हम लोग क्या होता है। देखिए, क्षारक और अम्ल जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं ना तो हमको मिलता है लवण और दूसरा मिलता है जल। अच्छा बच्चों, ये भी ध्यान देंगे, जब क्षारक और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। वाई? लेट्स एक्सप्लेन। देखिए बच्चों, ये क्षार आपको पता ही है, नहीं क्षार तो खैर अभी बताया नहीं है, अभी के लिए बस सपोज कर लीजिए कि ये अम्ल जैसा ही है। हाँ, अम्ल के उल्टा है, ठीक है ना, मतलब ये भी अम्ल के इतना ही घातक है। हाँ, लेकिन ये दूसरी दिशा में डैमेज करता है और ये दूसरी दिशा में डैमेज करता है। डैमेज दोनों ही करते हैं, दोनों ही सेम खतरनाक होते हैं, ठीक है बच्चों।
तो जब ये अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया करा देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को मार डालते हैं, खत्म कर देते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, निष्क्रिय कर देंगे, उदासीन कर देंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अब आप लोग देख के समझ भी सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्षारक और अम्ल की आपस में अभिक्रिया कराएं, हमको मिला क्या, एक तो मिल गया लवण, दूसरा मिल गया जल, यानी यहाँ पे ना हमको अम्ल मिला ना मिला क्षार, इन दोनों की आपस में लड़वा दिए, दोनों ही मर गए और हमको दोनों दो अलग चीज़ मिल गए। क्या मिल गया, एक लवण और एक मिल गया जल। तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ये हो गए 4 प्रकार। अब लास्ट वाला प्रकार देखते हैं, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अभी हमने पढ़ा था धातु के साथ अभिक्रिया, फिर पढ़ा था हमने धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, फिर हमने पढ़ा धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे धातु के ऑक्साइडों के साथ अम्ल जो है कैसी अभिक्रिया देते हैं। तो यहाँ पे देखिए धातु का जो ऑक्साइड है ना उसके साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल देते हैं लवण और जल, अरे ये तो वही है, कौन सा, यहाँ पे आइए, वापस 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 ये आइए। अम्ल और क्षार आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या देते हैं, लवण और जल। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करके क्या दे रहे हैं, लवण और जल। ये तो बहुत बढ़िया रहा, याद करने में बड़ा आसान रहा। यानी कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे क्षार से तब भी मिलेगा लवण और जल, और जब अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे धातु के ऑक्साइड से तब भी मिलेगा हमको लवण और जल। तो बड़ा ही आसान है याद करने में, ठीक है। और इससे ये भी पता चला कि ये जो धातु का ऑक्साइड है ना ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये क्षार जैसा बिहेव कर रहा है। क्यों, लवण और जल तो तभी मिलते हैं जब अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं क्षार के साथ, लेकिन यहाँ पे हमने अम्ल की अभिक्रिया करा दी धातु के ऑक्साइड के साथ, तो भी मिल गया क्या, लवण और जल। इसका मतलब ये हुआ कि धातु का जो ऑक्साइड है ना वो एकदम क्षार के जैसा बिहेव कर रहा है। धातु का ऑक्साइड मतलब कोई भी ले लीजिए, सोडियम है, सोडियम को ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दीजिए तो क्या मिलेगा, धातु का ऑक्साइड। आयरन है, आयरन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दीजिए तो क्या मिलेगा, आयरन ऑक्साइड। तो कोई भी आयरन ऑक्साइड ले लीजिए, ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड ले लीजिए, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइए तो मिलेगा जल। और जल के अलावा जो बच जाए वो समझ लीजिएगा वो होगा लवण। क्योंकि अभी मैं आपको लवण के बारे में बताया नहीं हूँ इसलिए अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, उसके लिए एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे। और क्षार के बारे में भी अभी स्टार्ट मैंने किया नहीं है तो उसके बारे में अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा। हाँ, ये आपका जो है अम्ल का वो लास्ट लेक्चर था, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।